रीबर्थ ऑफ माई एजेंट वाइफी। एपिसोड 4। आदित्य मैगी खाने के बाद खाली कटोरा मोना को देने लगता है तो मोना उसके हाथ से कटोरा लेने को होती है, तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लेता है, जहां अब आदित्य बेड पर लेटा था और मोना उसके ऊपर। आदित्य का हाथ मोना की कमर पर, दोनों के हाथों बहुत करीब थे, दोनों की दिल की धड़कन तेज थी। मोना लंबी सांस लेते हुए आदित्य की आंखों में देखकर बोली, आदित्य वो मुझे तुमसे कुछ कहना था। आदित्य अपने दूसरे हाथ से मोना के होठों पर उंगली फेर कर बोला, हाँ बोलो बेबी। वो मुझे आज रात को एक काम है तो जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सकती वो क्या काम है। क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? मोना की बात सुनकर एक पल के लिए आदित्य की उंगली उसके होठ पर रुक जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, क्या उसमें थोड़ी जान को खतरा है, और अगर है नहीं सकती है। आदित्य को विश्वास था पर वो उसे खोने से डरता था। वो बस प्रिया से यही चाहता था कि अपनी जान खतरे में ना डाले, कि उसकी जान में उसके और उसके बेटे आरव की जान है, दोनों उसके बिना नहीं जी सकते हैं। मोना ये बात समझती थी, लेकिन वो अपने इस दूसरे मौके को खराब नहीं करना चाहती। अपने और देश के दुश्मनों का अंत करने ही उसे ये शरीर मिला है, वरना ना बचती ना ये प्रिया की बॉडी, क्योंकि उसके साथ प्रिया की मौत हो गई थी हॉस्पिटल में। वो तो थैंक्स कालदेव का, जिन्होंने उसे प्रिया के बॉडी में डालकर उसे अपने दुश्मनों से बदला ले सके और प्रिया के इन दोनों अनमोल रत्न को उम्र भर के दुख से बचा सके। यही सोच मोना आदित्य के सवाल का जवाब देने के जगह उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगती है, क्योंकि उसके पास आदित्य के इस सवाल का जवाब नहीं है कि उसकी जान को खतरा है या नहीं है, क्योंकि उसके साथ कब क्या होगा ये इसे हो नहीं पता। वो आदित्य को क्या बताए? प्रिया के दम से किस करने आदित्य थोड़ा हैरान होता है, लेकिन फिर वो भी उसके किस में उसका साथ देने लगता है। दोनों एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर करते और जब मोना आरव को उसके रूम में सुलाने ले जा रही थी, तब वो देखती है कि आदित्य अपने रूम में जा रहा है। वो मुस्कुराकर उसे रोककर बोली, आपको अपनी जान खतरे में डाल बालकनी के रास्ते हमारे पास आने की जरूरत है आदित्य, आप यहीं से आ सकते हैं। जिसे सुनकर आदित्य पलटकर हैरानी से उसे देखने लगता है, तो मोना बस उसे एक मुस्कान देकर आरव के रूम में चली जाती है और उसके जाते ही आदित्य को होश आता है कि अबे अबे उसकी वाइफ क्या बोलकर गई है, तो तेज कदमों से आरव के रूम आकर डोर बंद कर देता है, जिसे सीढ़ी के पास खड़े होकर माया, रिया और समीर देख रहे थे। कुछ ज्यादा ही नहीं होने लगा मॉम, अब इन दोनों, मतलब यार ये दोनों इतने करीब कैसे आ सकते हैं आपके होते हुए। रोया बुरा सा मुंह बनाकर अपने पास खड़ी अपनी मां से बोली, जिसे सुनकर समीर अपने चेहरे पर फेंकी मुस्कान लाकर बोला, मैंने तो पहले ही बोला था कि मॉम से कुछ नहीं होगा, अब इनमें वो बात नहीं रही। अरे मेरी मानो तो फिर से इस लड़की मेरे हवाले कर दो, फिर देखना मैं कैसे इसकी औकात दिखा दूंगा, और उसके बाद ये आदित्य के पास आने से डरेगी और हो सकती है कि खुद ही आत्महत्या भी कर ले। इतना बोल वो अपने चेहरे पर मुस्कान लाकर आरव के डोर को देखने लगता है। रिया अपने भाई की बात सुनकर हैरानी से देखकर बोली, इसका मतलब आपकी उसकी इज्जत कुटेगे ताकि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचेगी? हाँ ऐसा ही कुछ, समीर नॉर्मल टोन में बोला। तो माया बोली, उसके बाद तेरा और हम लोगों का आदित्य क्या करेगा, उसका क्या? जिसे सुनकर समीर बोला, कुछ नहीं कर सकता, वो हमारा मॉम, आप पता नहीं क्यों उससे इतना डरती है। तुम इसलिए बोल रहे हो क्योंकि तुमने उसका वो रूप नहीं देखा जिसे वो किसी को नहीं देखता है, और जिसे वो अपना वो रूप देखा दे फिर वो और कुछ देखने के लायक नहीं बचता है। अपने मॉम की बात सुनकर रिया और समीर पहले एक दूसरे को देखते हैं कंफ्यूज होकर, फिर माया को। माया अपने दोनों बच्चों को कंफ्यूज होकर देखकर गहरी सांस लेकर बोली, तुम नहीं समझ सकते हो इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकूं। और हाँ रही इनके इतने करीब आने की, तो जितनी जल्दी ये करीब आए हैं उतनी जल्दी ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, चिंता मत करो, बस मेरी अगली चाल का इंतजार करो। इतना बोल माया अपने रूम में चली जाती है और रिया और समीर एक दूसरे को देख गहरी सांस लेते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। पता नहीं वो दिन आएगा भी या नहीं। आरव के रूम में मोना आरव खुद के चिपका कर सुला रही थी और आदित्य उसके दूसरी तरफ लेटा था। कुछ देर बाद वो देखता है आरव सो चुका है, तो वो अपनी बीवी के करीब आकर उसे पीछे से अपने बाहों में भर लेता है, जिसका एहसास होते ही मोना मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है क्या? आदित्य के मुंह से बस हम ही निकलती है, तो मोना बोली, फिर देर कैसे, बात की लाइट बंद कर दीजिए ताकि मैं आपको भी सुला दूं। जिसे सुनकर आदित्य हैरानी से उसे अपने तरफ मूड कर देखता है, तो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, क्या आपको नहीं सुना है? आरव की तरह गहरी नींद में आदित्य जल्दी से हाँ में सिर हिला देता है और उठकर पूरी लाइट बंद करने लगता है, तो मोना के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सभी लाइट बंद करके के बाद आदित्य मोना के पास आ जाता है, तो मोना बोली, लेकिन धीरे से, आरव की नींद नहीं खुलनी चाहिए।
आदित्य हाँ में सिर हिलाकर देता है और अपने कपड़े निकाल देता है। फिर मोना के इसके बाद वो उसके ऊपर आकर धीरे से उसके अंदर प्रवेश करता है तो मोना को हल्का सा दर्द होता है, जिसका एहसास होते वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती है, दूसरे हाथ से आरव के सिर पर हाथ रख लेती है ताकि वो उठे नहीं। आदित्य धीरे धीरे से शुरू हो जाता है और कुछ देर बाद वो खत्म होकर उसके ऊपर ही लेट जाता है। थक कर तो मोना उसके सिर पर किस कर देती है और उसके चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान थी। यह जरूरी था, वरना आदित्य उसके जाने के समय जरूर उठ जाता और शायद उसे रोकता भी, लेकिन अब तो सवाल ही नहीं उठता है। आदित्य अब इतनी गहरी नींद चला जाएगा कि उसे सुबह तक होश नहीं आएगा। जब तक आएगा तब तक वो वापस भी आएगा। यही सोचकर वो मुस्कुराकर आदित्य के सिर पर हाथ फेरने लगती है, जिसे वो आरव के सुला रही थी। मोना किसी को अपने मकसद के बीच में नहीं आने दे सकती थी, चाहे फिर उसे कुछ भी करना पड़े। अब ये दोनों की लंबी गहरी सांसों की मोना की कानों में आ रही थी। मोना आदित्य के फोन में टाइम देखती है तो अभी 11 बजे थे, 2 घंटे वो भी सो सकती है। यही सोच वो भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। रात के 1 बजे ओबरॉय विला के आगे एक बाइक आकर रुकती है और उसे पर बैठा लड़का इस बड़े से घर को देखकर बोला, वाह फ्लश्ड यार, बॉस कितने बड़े घर में रहती है यार, इनका शरीर ही नहीं किस्मत भी चेंज हो गई है। तभी घर का मेन डोर खोलकर एक लड़की उस बाइक वाले के पास आकर बोली, क्या तुम मेरे घर को नजर लगा रहे हो? जिसे सुनकर और उसे लड़की को देखकर राहुल बोला, नहीं बॉस, मैं तो बस देख रहा था, आपका घर किसी राजमहल जैसा है। तभी मोना उसके सिर हल्का सा मारकर बोली, बस कर, कितना घुरेगा, और अब पीछे हट, बाइक में ही चलूंगी, तू बस मुझे बता कि वे लोग कहाँ हैं और कैसे हैं। जिसे सुनकर राहुल पीछे हो जाता है तो मोना आगे बाइक पर बैठकर उसे चालू कर आगे बढ़ा देती है। राहुल मोना से बोला, बॉस एक बुरी खबर है उन लोगों को लेकर। क्या खबर है, वो ठीक तो है ना? मोना बाइक को भागते हुए बोली। अभी है पर सिर्फ 1 घंटे ही। जिसे सुनकर मोना बोली, राहुल मुझे साफ साफ बात, क्या बात है? बॉस वो हमारी सभी साथियों को पुलिस में इनकाउंटर में मारने का प्लान किया है। पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत नहीं है तो कल कोर्ट उन्हें वैसे ही रिहा कर देगा, लेकिन कोई है जो नहीं चाहता है कि मोना के साथी जिंदा रहे, इसलिए उसने पुलिस बोला को अपने सभी साथी को इनकाउंटर में मारने का बोला। और ये इनकाउंटर रात के अंदर में पास की जंगल के रास्ते में होने वाला है ताकि पुलिस कोर्ट में बोले सके कि जब सभी को कोर्ट लाया जा रहा थी तब उन लोगों ने भगाने की कोशिश की थी, जिसे वजह इन्हें मजबूरी में ऐसा करना पड़ा। राहुल की बात सुनकर मोना शॉक होकर एकदम बाइक के ब्रेक लगा रोक कर बोली, क्या मतलब? अभी तक तो वे लोग हमारे सभी साथियों को लेकर निकल गया होंगे। जी बॉस, हमारे पास अब केवल 40 मिनट है उन्हें बचाने के लिए बस। जिस सुनकर मोना के चेहरे के भाव चेंज हो जाते हैं और वापस बाइक को चालू कर तेजी से उसे रास्ते की तरफ बाइक को ले जाने लगती है, जिसे रास्ते पर इनकाउंटर होने वाला था उनके सभी साथी का। एक पुलिस जीप में एक हवलदार गाड़ी चला रहा था। वो उसके पास एक मुच्छर इंस्पेक्टर बैठा था और गाड़ी के पीछे लोग के हाथ में हथकड़ी थी और उनके सामने भी 2 हवलदार बैठे हुए। उनमें एक हवलदार तीनों को देखकर बोला, तुम लोग सोच रहे होगे कि कोर्ट तो सुबह 9 बजे से पहले नहीं खुलने वाला है, तो फिर तुम ही रात 1:30 बजे क्यों ले जाता जा रहा है? जिसे सुनकर वे तीनों लड़के एक दूसरे को देखते हैं, अर्जुन, राघव और विशाल। तीनों को कंफ्यूज होकर एक दूसरे को देखता देखने पर 2 हवलदार जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर दूसरा हवलदार धीरे से बोला, सुनो, मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ कि तुम लोग मरने वाले हो। जिसे सुनकर तीनों शॉक होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं और वे तीनों हवलदार हंसते हुए एक दूसरे को देखते हैं। तभी इनके कानों में इंस्पेक्टर साहब की आवाज आती है। अंदर क्या हो रहा है? इतनी हंसी की क्यों आवाज आ रही है? जिसे सुनकर वे दोनों हवलदार एक दूसरे को देखते हैं और फिर उनमें से एक बोला, वो ये लोग हंस रहे थे, लेकिन आप चिंता मत कीजिए साहब, मैं अभी उन्हें चुप करता हूँ। जिसे सुनकर वो इंस्पेक्टर की थोड़ा आवाज आई, अरे रहने दो, बेचारे को वैसे भी टाइम नहीं बचा तो उन्हीं खुशी खुशी जाने दो ना। जी साहब, जी साहब। इंस्पेक्टर की बात सुनकर दोनों हवलदार बोले। अर्जुन और राघव के चेहरे पर बहुत ज्यादा डर के भाव आ गए थे। विशाल नॉर्मल था, शायद इसलिए क्योंकि जब उनकी बॉस ही नहीं रही तो वो जीकर क्या करेगा भला। हम लोगों को क्यों मारने वाले हो आप लोग? अभी तो कोर्ट भी हमें सजा नहीं सुनाई है। राघव जी बीच में बैठा हुआ था, वो डरते हुए दोनों हवलदारों से बोला, ऐसा नहीं था कि राघव मोना के लिए मर नहीं सकता था, लेकिन उसकी एक छोटा सा परिवार है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसे डर था कि उनको क्या होगा। राहुल जो राघव के दाएं तरफ बैठा था और राघव से देखने
में हैंडसम था, उसकी भी सेम प्रॉब्लम थी। वो एक लड़की से बहुत प्यार करता था जिसे उसे उसका आंखों का इलाज करना था। उसके पास नहीं थे तो मोना उसकी मदद करती थी, इसलिए वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन अब ना मोना और वो भी नहीं रहा है, उस लड़की का क्या होगा यही सोचकर अर्जुन डरा हुआ था। लेकिन विशाल के साथ इसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसका परिवार सब कुछ। मोना थी जो एक तरह से उसकी बड़ी बहन और माँ जिसे थी, अगर वो ही नहीं रही तो वो जीकर क्या करेगा, इसलिए वो मरने से नहीं डर रहा था। राघव की बात सुनकर वे दोनों हवलदार एक दूसरे को देखते हैं और एक हवलदार धीरे से बोला, तुम तीनों का इनकाउंटर होने वाला है, क्योंकि कोई है जो नहीं चाहता है तुम लोग जिंदा रहे और आगे जाकर उनके लिए खतरा बने, और उनकी पॉवर इतनी है पुलिस को तो आपने पॉकेट में रखते हैं। पुलिस जीप में राघव और अर्जुन के चेहरे पर डर के भाव देखकर विशाल बोला, तुम लोग डर क्यों रहे हो, भूल गए हमने अपने बॉस के साथ जीने पर मरने की कसम खाई थी, बॉस के जाने के बाद हम लोग भी जी क्या करेंगे। विशाल की बात सुनकर राघव बोला, हाँ खाई थी, लेकिन जब वो नहीं है तो हम क्यों मरे यार, देखा नहीं तुमने बॉस के साथ उनके फैमिली को कितनी बुरी तरह से मारा गया था, और अब मर रहे यानी हमारी फैमिली की भी जान खतरे में आ जाएंगी। राघव की बात सुनकर अर्जुन बोला, हाँ लेकिन विशाल भाई का क्या, इनकी तो कोई फैमिली ही नहीं है, इन्हें किस बात का डर नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, जिनके लिए हमने इस काम में हाथ डाला था, सोचा था देश के लिए काम कर रहे हैं तो इज्जत और नाम मिलेगा, लेकिन अब देखो मौत मिल रही है, और जिनके लिए लड़ रहे वही अब हमें गाली दे रहे हैं। अर्जुन और विशाल की बात सुनकर विशाल बोला, हाँ तो लाडो, लड़ते लड़ते मारो, इस तरह बैठकर रोने से क्या हो गया। उनकी बात सुन रहे दोनों हवलदारों में से एक बोला, क्या रहे लड़ने की बात कर रहा है साले, यही खोली मार दूंगा समझा क्या। वो हवलदार अपनी बंदूक एक एक से तीनों को तरफ करके बोला। जिसे देख अर्जुन और राघव की तो डर से हालत खराब होने लगती है, लेकिन विशाल गुस्से से उस हवलदार की बंदूक की नोक पकड़कर उसे अपने माथे पर पॉइंट करके बोला, क्या अरे तो अपन को डरा है मौत से, वैसे भी तुम लोग तो हमें वैसे ही मारने वाले हैं, तो अभी क्यों नहीं चल गोली चलाना, घुर क्या रहा अब तू। विशाल उस हवलदार को देखकर गुस्से से बोला। अर्जुन और राघव डर से कोने में हो गए। तभी एकदम से गाड़ी रुकती है और फिर जीप का पीछे का डोर खोल वो इंस्पेक्टर गुस्से से अंदर आकर बोला, क्या रहे मरने से मरना चाहता है क्या। इतना बोल वो विशाल के गाल पर लगातार 4-5 थप्पड़ जड़कर बोला, साले तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे हवलदार को धक्की दी, इंस्पेक्टर अली के हवलदारों को। इतना बोल वो उसके पेट में 2-3 लात भी मार देता है जो अब नीचे गिर पड़ा था। फिर अपने दोनों हवलदारों से बोला, और तुम दोनों मेरे ऑर्डर के बिना ही इन्हें गोली मार देना, अगर अब इनमें से कोई तुम्हें थोड़ी धमकी दे। इतना बोल इंस्पेक्टर अली नीचे पड़े विशाल और कोने में डरे हुए बैठे अर्जुन और राघव को घूर के वापस पलटकर गाड़ी से उतरकर डोर बंद कर देता है और वापस आगे सीट पर आकर गाड़ी चला रहे हवलदार को गाड़ी आगे बढ़ने का इशारा करके बोला, जल्दी चल, बस थोड़ी दूरी पर ही जहां हम इन तीनों का इनकाउंटर करेंगे। जिसे सुनकर वो हवलदार गाड़ी चालू कर उसे आगे बढ़ा देता है। पीछे सीट पर विशाल अपने मुंह से खून साफ करके वापस अपनी सीट पर बैठ जाता है। जिसे देखकर राघव बोला, भाई तुझे ये करके क्या मिला, मजा और सुकून में तुम दोनों की तरह रोते हुए नहीं मरने वाला, देख लेना। तभी सामने बैठा हवलदार बोला, तू अब शांत हो जाए, क्योंकि हम तुझे गोली मार सकते हैं, ये हमारे साहब का ऑर्डर है, समझा क्या। विशाल जिसे सुनकर बस मुस्करा देता है। अर्जुन उदास होकर धीरे बोला, पता नहीं वो मेरे बिना कैसे जाएगी, उसे दिखाई भी नहीं देता है। कौन, क्या तू उस लड़की की बात कर रहा है जो देख सकती। राघव कंफ्यूज होकर बोला। तो अर्जुन हाँ में सिर हिलाकर बोला, और कौन यार, एक वो ही तो जिसकी चिंता मुझे रहती है, अब तो उसे हॉस्पिटल से निकाल देंगे जब उनके पास पैसे नहीं पूछेंगे उसके इलाज के। अर्जुन की बात सुनकर राघव और विशाल एक दूसरे को देखते हैं और विशाल बोला, तो जब उस लड़की के लिए इतना परेशान जो तुझे देख सकती, तो सोच मेरी वाली क्या जिससे मैंने शादी की है, वो बेचारी तो मेरा इंतजार कर रही होगी, कितने दिन हो गए मैं उससे मिला तक नहीं हूँ यार, पता नहीं जब उसे पता चलेगा कि मैं नहीं रहा तो उसका क्या होगा। इतना बोल उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसे देख विशाल उसके कंधे पर हाथ रख बोला, रो मत भाई, अगर हमारा भगवान को ये इच्छा तो यही सही, और उन्होंने उनके लिए कुछ कुछ तो सोचा होगा, किसी के जाने से किसी की लाइफ नहीं रुकती है, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो फिर कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि उसने हम लोगों को बचाने के लिए किसी ना किसी भेज ही दिया होगा। जिसे सुनकर अर्जुन और राघव विशाल को देखता है तो वो हाँ में सिर हिला देता है, और फिर तीनों अपने अपने सिर एक दूसरे लागकर अपनी आंखें बंद कर लेते। उनके सामने बैठे वे दोनों हवलदार विशाल की पूरी बात सुनकर और उन तीनों को ऐसा करते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं, और एक हवलदार हंसते बोला,
अपने दिमाग से ये गलत फहमी निकाल दो, कोई तुम्हें बचा भी सकता है हम लोगों से। जिसे सुनकर दूसरा हवलदार बोला, हाँ बिल्कुल, अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते क्योंकि हमारे इंस्पेक्टर साहब ने अभी तक 300 से ज्यादा इनकाउंटर किए हैं और एक में कोई इनके हाथ से नीच बच पाया है, तो अब तुम खुद सोचो तुम लोग कैसे बच सकते उनके हाथों से, और यही कि मुझे ऐसा बोलना पड़ा कि अब तो भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकते हैं उनके हाथ से मारने से। उन दोनों हलवादारों की बात सुनकर तीनों के चेहरों पर डर के भाव आ जाते हैं, लेकिन उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि जब उन्होंने किसी का गलत नहीं किया तो भगवान उनका भी गलत नहीं होने देगा, कोई ना कोई चमत्कार जरूर होगा। उसी समय जब वो जीव जंगल से जा रही थी तो एक पकड़ी पर जहां से गुम कर रास्ता था नीचे जाने पक्के रोड का, वहां आकर मोना अपनी बाइक रुकती है और फिर राहुल नीचे देखकर बोला, देखो बॉस, वो जा रही पुलिस जीप जिसमें हमारे साथी और वे लोग बस पूछने ही वाले हैं। जिसे सुनकर मोना बोली, अगर हम इस पक्के रास्ते से जाते हैं तो हम में और उनमें 15 मिनट का अंदर रहेगा, और 15 मिनट तो उनके लिए बहुत विशाल, राघव और अर्जुन को मारने के लिए। राहुल हाँ में सर हिलाकर बोला, हाँ बॉस, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। राहुल उदास होकर बोला। तभी मोना बोली, हाँ ना। इतना बोल बाइक चाल कर उसे जंगल की तरफ मोड़ देती है। नहीं नहीं बॉस, ये बिल्कुल भी सही रास्ता नहीं है, हम मरने जा रहे हैं इस रास्ते पर, अरे वो जंगल और हम इतना अच्छे से नीचे गिर पड़ेंगे, प्लीज बॉस मेरी बात मानो। राहुल के आखिरी शब्द थे, उसके बाद का उससे देखा नहीं जा रहा था क्योंकि मोना बाइक उसे पहाड़ी से नीचे उतार दी थी, वो भी जंगल के रास्ते से। आ मर गया बॉस, बॉस आगे रास्ता नहीं है, नहीं है, और ये जंगल की कोई शेर मिल गया तो। मोना बाइक को गहाने पेड़ों के बीच से निकलते हुए बोली, तो क्या वो जब तक तुम्हें खाएगा तब तक मैं बचकर भाग गई होगी। मोना की बात सुनकर राहुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है, तभी आगे एक पेड़ कटा हुआ पड़ा था। बॉस वो देखो, रास्ता नहीं आगे, प्लीज बाइक रोक दीजिए, मेरी बाइक टूट जाएगी। मोना राहुल की बकबक सुनकर गुस्से से बोली, चुप हो जा, मुझे बाइक चलाने पर ध्यान देने दे वरना हम लोग यहीं फंस जाएंगे। इतना बोल मोना बाइक को साइड से एक पत्थर पर चढ़ा देता है, जिससे बाइक तेजी से बीच में बड़े से पेड़ को पार कर जाती है। जब बाइक नीचे आती है तो राहुल और मोना ऊपर उसके जाते हैं, लेकिन मोना बाइक को तो संभाल लेती है, लेकिन बेचारे राहुल का क्या, मोना के लिए वो कुछ नहीं था, उसने उसे इग्नोर करके बाइक चलाने पर ध्यान दिया। बताओ यार, ऐसा कौन करता है। अब बेचारा हाथ हाथ बाइक पर बैठा और आधा नीचे वो मोना के कपड़ों कस के पकड़े हुए था। बॉस मैं गिर पाऊंगा, प्लीज मुझे बचाओ। मोना एक हाथ छोड़कर राहुल की शर्ट की कॉलर पकड़कर उसे वापस अपने पीछे सही से बैठाकर बोली, गधे सही से नहीं बैठ पा रहे हो। राहुल राहत की सांस लेकर बोला, आप काम ही ऐसी कर रही है बॉस, में क्या कोई नहीं बैठ पाएगा, बताओ, जंगल में बाइक को ले जा रही है। मोना इसकी बात को इग्नोर करके बोली, देखो यही ये ना वो गाड़ी जिसमें हमारे तीनों साथी है। मोना की बात सुनकर राहुल उस तरफ देखता है तो वे लोग उस गाड़ी के साथ में आ गए थे, बस फर्क इतना था कि वो रोड पर चल रही थी और मोना बाइक को जंगल के रास्ते भगा रही थी, लेकिन फिर भी इतनी तेजी देखकर वो हैरान था। मतलब 2 मिनट में पुलिस गाड़ी के पास आ गए, यानी इस रास्ते से उन्होंने पूरे 13 मिनट बचा लिए हैं, उसकी बॉस कमाल की। मोना अपनी बाइक को उस पुलिस जीप के साथ भगा रही थी और उसने सोच लिया था कि आगे वो पूछकर वो उन्हें रोकेगी, इसलिए उसने बाइक की और स्पीड बढ़ा दी थी, लेकिन वे लोग जिसे से रोड के करीब आने वाले तभी उन्हें बीच में एक छोटा सा पानी का गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देख राहुल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। बॉस इस पार नहीं कर सकते हम बाइक से, प्लीज बाइक रोक लीजिए। लेकिन मोना और बढ़ा देती स्पीड, राहुल शौक में को बॉस क्या करने वाली, ये नहीं हो सकता है, लेकिन मोना का रुकने वाली थी और उसने आखिर में बाइक ले गई और हवा से उठती हुए उस गड्ढे को पार कर जाता है। राहुल के देखते ही देखते राहुल शौक में था, और इतना क्या कम था कि एक ऊंची भी चढ़नी थी। मोना बाइक को चढ़ते हुए पहले एक हाथ से राहुल को नीचे गिराकर बोली, सॉरी, और बाइक हवा में उठते हुए जाकर पुलिस गाड़ी में लगती है, लेकिन मोना उससे पहले उसे पुलिस जीप के ऊपर थी। राहुल ये नजारा नीचे पड़ा हुआ देख रहा था, यानी बॉस ने उसे बचाने के लिए नीचे गिरा दिया। गाड़ी में बाइक लगती है तो हवलदार जल्दी से ब्रेक लगा देता है, जिससे मोना आगे कांच पर लटक जाती है, लेकिन जिसे देखकर वो इंस्पेक्टर अली अपनी बंदूक निकालकर बोला, इसकी तो मैं। गाड़ी के अंदर बैठ राघव और विशाल अर्जुन तीन एक दूसरे को देखते हैं। ये आवाज कैसी थी, कौन आया है। राघव थोड़ी अपने चेहरे की खुशी छुपाकर बोला। जिसे देखकर अर्जुन बोला, कहीं बॉस तो नहीं आ गई। नहीं यार, कैसी बात कर रहे हो, बॉस की लाश हमने देखी थी, वो तो मर चुकी है ना, ये वो नहीं है। विशाल अर्जुन की बात सुनकर बोला, तो क्या ये बॉस का भूत है जो हमें बचाने आया है। राघव की बात सुनकर सभी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है।
अरे तुम तीनों क्या बोले जा रहे हो, कोई नहीं आया तुम्हें बचाने, वो कोई जानवर आया होगा गाड़ी के आगे इसलिए हुआ। एक हवलदार तीनों को घूरे के देखकर बोला। तो उसके पास वाला हवलदार बोला, लेकिन ऊपर भी कुछ गिरने की आवाज आई थी, क्या ऊपर भी कोई आया होगा? जिसे सुनकर राघव बोला, हाँ अब बोलो कि वो भी कोई जानवर था। राघव पहले वाले हवलदार को घूर के बोला, तो वो हाँ में सिर हिलाकर बोला, हाँ हो सकता है कि कोई बंदर आया हो, तो आप लोगों बस शांति से बैठो, अभी गाड़ी चालू होकर आगे जाएगी, तुम लोगों के मौत के करीब। इतना बोल वो मुस्कुराने लगता है और तीनों के चेहरों पर फिर से डर वाले भाव आ जाते हैं। इंस्पेक्टर अली गाड़ी से नीचे उतरकर गुस्से में और फिर जब आगे देखता है अब कोई नहीं जिसे देख वो अपने चारों तरफ देखकर बोला, कहाँ गया वो? अभी गाड़ी पर लटका हुआ था, देखो तुम जो भी मेरे आगे आओ वरना मारे जाओगे, समझे क्या? लेकिन तब भी कोई नहीं आता है तो वो पहले नीचे झुककर गाड़ी के नीचे देखता है तो वहां कोई नहीं था और फिर कंफ्यूज होकर बोला, कोई था तो लेकिन कहाँ गया? इतना बोल वो वापस गाड़ी का डोर खोलकर अंदर बैठने को होता है तभी कोई उसके हाथ से बंदूक छोड़ा कर उसके सिर पर बंदूक रखकर भारी आवाज में बोला, हिलने की कोशिश भी मत करना इंस्पेक्टर, वरना अपन तेरी खोपड़ी उड़ा देगा, समझी क्या? जिसे सुनकर इंस्पेक्टर अली अपना हाथ ऊपर करके बोला, कौन हो तुम और कानून को अपने हाथ में क्यों लेकर मरना चाहते हो? जिसे सुनकर हंसने की आवाज सुनाई देती है और फिर हल्के गुस्से की, जब तुम जैसे पुलिस वाले कानून को अपने हिसाब से चलाकर बुराई का साथ देकर निर्दोष लोगों को मार सकते हो, तो क्या जो निर्दोष लोगों को बचाते हैं वो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं? और वैसे भी हमें ये करने पर तुम लोग मजबूर करते हो, समझे क्या? जिसे सुनकर वो इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है और धीरे से पीछे पलट कर देखता है तो कोई अपने चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा था, यानी वो नहीं देख सकता था को वो कौन है, और वो इतना चालाक था कि उसने उसकी बंदूक को हाथ में पहने गिलफ्ट से पकड़ा हुआ था। वो और उसके पीछे एक और आदमी अपने चेहरे पर मास्क लगाए खड़ा था। ओए तू ऊपर बैठा, नीचे उतर वरना तेरी साहब यही गोली मार देंगे। वो मास्क वाला गाड़ी में बैठे ड्राइविंग सीट पर हवलदार को नीचे उतरने को बोलती है तो वो हवलदार इंस्पेक्टर अली को देखता है तो वो उसे नीचे उतरने का इशारा करता है तो वो हवलदार दूसरी तरफ से उतरकर कर आ जाता अपने हाथ नीचे करके, जिसे देख वो मास्क वाला अपने पास वाले मास्क आदमी को इशारा करता है तो वो हाँ में सिर हिला देता है और फिर वे इंस्पेक्टर अली और उसे हवलदार को लेकर गाड़ी के पीछे आने लगते हैं। इंस्पेक्टर अली अपने हाथों को ऊपर कर चलते हुए बोला, तुम लोग ये अच्छा नहीं कर रहे हो, तू चलना यार, भाषणबाजी क्यों कर रहा है? दूसरा मास्क वाला चिढ़ते हुए बोला। जिसे सुनकर वो बंदूक लिए मास्क वाला इंस्पेक्टर अली की कमर से चाबी निकालकर अपना साथी को देकर बोला, ले गेट खोल और अपने साथियों को बाहर निकाल। जी बॉस। इतना बोल वो मास्क वाला यानी राहुल गाड़ी के पीछे का दरवाजे का ताला खोल कर देता है और फिर वो जैसे ही डोर खोलने होता है तो मोना बोली, साइट में जो जाना खोल कर हो सकता है, अंदर जे हवलदार हो वो सीधा गोली चला दे। जिसे बॉस। इतना बोल राहुल डोर खोलकर साइट में होता है तो सच में अंदर जो हवलदार थे वे दोनों गोली चलाने लगते हैं सीधे, लेकिन किसी को न देखकर रुक जाते हैं कंफ्यूज होकर। उनके पीछे कुर्सियों पर अर्जुन, राघव और विशाल बैठे हुए थे, थोड़े डरे हुए। तभी सभी के आंखों के आगे इंस्पेक्टर अली आता है तो वे दोनों हवलदार हैरान हो जाते हैं क्योंकि उनके सिर पर बंदूक थी। मोना फिर आगे आकर बोली, देख क्या रहे हो, अपने साहब की जान प्यारी हो तो अपनी अपनी बंदूक नीचे रखो और गाड़ी से बाहर आओ, उन तीनों की हाथ के हथकड़ी खोलकर। जिसे सुनकर वे दोनों हवलदार अपनी अपनी बंदूक नीचे रख देते हैं और उनके से एक हवलदार विशाल अर्जुन और राघव के हाथों की हथकड़ी खोल देता है और फिर सभी अंदर आ जाते हैं। अर्जुन और विशाल ने उन दोनों हवलदार की बंदूक ले ली थी। मोना तीनों को देखती है जो कंफ्यूज थी और उन्हें गले लगाकर उन्हें बताना चाहती थी अपने बारे में, लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर सभी पुलिस वालों से बोली, अब सब के सब अपने घुटनों के बल बैठ जाओ। जिसे सुनकर सभी इंस्पेक्टर अली को देखते हैं जो मोना को घूरते हुए नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद में मोना बोली, मेरा मन कर रहा है कि तुम सभी को यही गोली मार दूं, लेकिन नहीं अभी नहीं, और वैसे भी तुम लोगों ने वर्दी पहनी हुई है तो मैं अभी तुम्हें नहीं मार सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग और अपना इंस्पेक्टर जो निर्दोष लोगों केस इनकाउंटर करते हैं उन्हें छोड़ दूंगी। जिसे सुनकर सभी पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं और मोना के सभी साथी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। मोना फिर जाकर पीछे खड़ी पर बैठकर अर्जुन, राघव और विशाल को देखकर बोली, इन लोगों ने तुम्हें गिरफ्तार करने से लेकर अभी तक जितना भी परेशान किया मारा है सबका बदला लो जिस तुम्हारा मन करके, लेकिन हाँ पहले इनकी वर्दी निकलवा दो क्योंकि वो हमारे देश की इज्जत है, उसे हमें इन लोगों के शरीर पर नहीं रहने दे सकते हैं। मोना की बात सुनकर तीनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर नीचे बैठे पुलिस वालों को, सोचना भी मत तुम लोग का फिर क्या हाल होगा वो भी याद रखना।
जिसे सुनकर मोना उसे घूरने लगती है और राहुल उसके पास आकर उसके गाल पर एक जोर का थापड़ मारकर बोला, साले चुप हो जाओ वरना यही मारा जाएगा। बहुत समझ, हमारी बॉस तुझे मार नहीं रही है, बस तेरी बेइज्जती करने को बोल रही है। इंस्पेक्टर अली गुस्से से राहुल को देखने लगता है। राहुल की आवाज तीनों पहचान जाते हैं कि ये राहुल है और फिर वो गाड़ी पर बैठे एक पैर पर दूसरा पैर रखे इंसान को देखते हैं, बॉस यानी मोना, और बिल्कुल सही स्टाइल और धमकी देने का तरीका, जिसे देखकर तीनों को की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मोना भी इन्हें देखने लगती है और इनके आंखों में आंसू देखकर उन्हें कुछ न बोलने का इशारा करके पहले इन लोगों को सबक सिखाने का इशारा करती है, तो सभी हमें सिर हिलाकर पलटकर उन हवलदार और पुलिस वाले को खड़ा करके उनके शरीर से वर्दी उतारने लगते हैं। इंस्पेक्टर अली बस सामने बैठी मोना को घुरे जा रहा था, जिसके कपड़े विशाल उतार रहा था। गुस्से में इसने उसे मारा था, वो इस भी अब सबक सिखाएगा। सभी की वर्दी उतारकर उन्हें गाड़ी में अच्छे से रख देते हैं। अब सभी पुलिस वाले अंडरवियर और बनियान में थे। सबसे पहले विशाल ही इंस्पेक्टर अली को मारना शुरू करता है और अर्जुन और राघव उन तीनों हवलदार को। बहुत शौक है ना तुझे हमें मारने का अब तू भी पीटने का, अब तू पेट। इतना बोल विशाल अली के पेट ही पेट में मुक्का मारे जा रहा था और अली बस मोना को देखे जा रहा था, जिसे देखकर मोना के चेहरे पर मुस्कान थी। सभी को पीट पीट कर जब उनकी हालत खराब कर देते हैं तो तीनों थक कर मोना के पास आकर लंबी लंबी सांसें लेकर बोले, अब क्या करना बॉस, क्या इन्हें मार दे? जिसे सुनकर मोना खड़े होकर बोली, नहीं इसकी जरूरत नहीं है अभी के लिए, इनके लिए इतना ही बहुत। तुम लोग वापस अंदर बैठो गाड़ी में और तुम गाड़ी को यहां से लेकर चलो। मोना राहुल को इशारा करके बोली। तो राहुल हाँ में सिर हिलाकर गाड़ी चालू करने चला जाता है और वे तीनों अंदर बैठे जाते हैं, लेकिन मोना अभी भी डोर के पास उल्टी बैठी थी, गाड़ी से नीचे पैर लटकाकर। इंस्पेक्टर अली अपने मुंह से खून साफ करके बोला, अगर अपनी और इन लोगों को जिंदगी प्यारी हो तो मुझे यही मारकर जाओ, वरना तुम लोगों को मैं कभी ना कभी ढूंढकर कुर्ती की मौत मरूंगा, याद रखना। जिसे सुनकर गाड़ी के अंदर बैठे विशाल गुस्से से खड़ा होकर बोला, तेरी तो मैं। लेकिन तभी मोना हाथ ऊपर उठाकर उसे शांत रहने का इशारा करके अली से बोली, तू और तेरे बॉस में जितनी भी ताकत हो लगा देना, लेकिन तुम मुझ तक नहीं पूछ पाओगे। और हाँ, तुझे जिंदा ही इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि तू अपने मालिक से जाकर बोल सके कि उसने जिसे मारा था वो वापस आ गई है, अब वो अपनी मौत की उल्टी गिनती शुरू कर देते, समझे? जिसे सुनकर अली हैरान होकर थोड़ा डरा हुआ बोला, तुम कौन हो? वही जिसे तुमने मारा था और अब वो तुम लोगों की मौत बनकर आ गई फिर से। तभी गाड़ी चालू हो जाती है और अली और मोना एक दूसरे को देखते रहते हैं और उनमें दूरी बढ़ती जाती है जब तक कि एक दूसरे से दूर नहीं जाते हैं। गाड़ी के जाते हुए इंस्पेक्टर अली शॉक होकर बोला, क्या ये मोना थी? और मोना जिंदा है, लेकिन कैसे? उसकी लाश तो मैंने देखी थी ना। नहीं, ये मोना नहीं हो सकती। तो फिर ये कौन है? मुझे ये बात बिग बॉस को बतानी ही होगी। मोना और उसकी टीम फिर पुलिस की जीप में थे और राहुल गाड़ी चला रहा था। अर्जुन, राघव और विशाल तीनों अपने सामने कुर्सी पर बैठी लड़की को कंफ्यूज होकर देख रहे थे, जिसने अब अपने चेहरे से नकाब हटा दिया और अपने सामने बैठे अपने तीनों साथियों को मुस्कुरा कर देख रही थी। नहीं नहीं, तुम हमारी बॉस नहीं हो सकती, तुम्हारी शक्ल बिल्कुल भी मोना बॉस से मिलती है। जो राघव मोना को देख रहा था वो ना में सिर हिलाकर बोला, जिसे सुनकर मोना की चेहरे की मुस्कान और बढ़ जाती है। तुम मुस्कुराना बंद करो या और हमें बताओ पूरी सच्ची कि तुम कौन हो और तुमने हमें क्यों बचाया राहुल के साथ मिलकर? विशाल घूर के मोना को देखकर बोला, हाँ मुझे भी तुम हमारी बॉस नहीं लग रही है। क्या तुम बॉस की बहन हो जो बचपन में बिछड़ गई हो और अब वापस आ गई जब तुम्हें उनके मौत की खबर मिली और अब तुम उनका बदला लेना चाहती है, इसलिए हमें बचाया? अर्जुन की बात सुनकर राघव और विशाल हैरानी से मोना को देखने लगते हैं और मोना भी अर्जुन को देखकर हैरान थी। क्या ये लड़का पागल है? अरे पता तो था कि उसकी कोई बहन नहीं है, फिर क्यों ये ऐसा बोला? अच्छा ऐसा है तो फिर तुम्हारा नाम क्या सिस्टर? विशाल खुल होकर मोना को देखकर बोला। जिस सुनकर मोना उसे हैरानी से देख बोली, भाई मैं आपकी बहन मोना ही हूं। देखो मजाक नहीं लड़की, तुम अपनी सच्ची बता रही हो या हम राहुल से पीछे? विशाल गाड़ी चला रहे राहुल को देखकर बोला, छोटे से छेद में से। जिसे सुनकर राहुल बोला, अरे बॉस सही बोल रही है विशाल भाई, ये हमारी बॉस मोना ही है। मुझे भी विश्वास नहीं हुआ था पहले, लेकिन आप उनसे अपने बारे में कुछ भी पूछ लो जो सिर्फ मोना बॉस को पता होती आपके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा। राहुल की बात सुनकर विशाल और अर्जुन राघव सोचने लगते हैं कि वे लोग इस लड़की से क्या पूछे जो सिर्फ मोना और इन्हें पता हो। मोना तीनों को मुस्कुरा कर देख रही थी। सबसे पहले विशाल ही बोला, अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरी इसी कौन सी बात थी? जिसे सुनकर मोना मुझसे नाराज होकर मुझसे बात नहीं करती थी।
जिसे सुनकर सभी अपने सामने बैठी लड़की को देखते हैं तो मोना बोली, ऐसी कौन सी बात थी कि मैं अपने भाई से नहीं सुनना चाहती थी? हाँ, वो थी कि वो कभी ऐसा नहीं बोले कि वो अनाथ है। जिसे सुनकर विशाल हैरान सी सामने बैठी लड़की को देखने लगता है तो मोना उसे देखकर बोली, भाई मुझे पता है कि सबसे दुख आपको ही हुआ होगा मेरी मौत का, और आप खुद को कोस भी रहे होगे कि आपके होते हुए भी आपकी बहन को कोई किस मार सकता है। इतना बोल मोना विशाल को नम आंखों से देखती है तो विशाल के आंखों में आंसू थे। अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोला, अगर तुम सच में मोना हो तो मैं तुमसे बात नहीं करने वाला। क्यों भाई, क्या आप खुश नहीं हो? आपकी बहनें फिर से लौट आए, बस शरीर चेंज करके आपके पास। मोना नम आंखों से बोली तो विशाल कुछ बोलता है। वो उसे नाराज था कि उसके कितनी बार मना करने के बाद भी वो उस आदमी विक्रम के साथ अकेली मिशन पर जाती है, और वो उस रात जब उसकी मौत हुई थी तब उससे पहले विशाल को बताकर गई थी कि एक बड़े मिशन पर जा रही है विक्रम के साथ। तब विशाल ने उसे साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो उसे अकेले उस आदमी के साथ नहीं जाने देगा, लेकिन मोना को विक्रम पर इतना भरोसा था कि वो विशाल के मना करने पर भी चली गई, और फिर वो सब हुआ जिसने विशाल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। विशाल को खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों नहीं था उस समय उसके साथ, और यही बचे थी कि आज मोना उसके सामने है भी तो वो उससे बात नहीं करना चाहता। मोना विशाल की नाराजगी समझ रही थी पर वो उससे कुछ बोलती तभी अर्जुन बोला, अब मेरी बारी है, मुझे भी ऐसा कुछ पूछना है जो सिर्फ मेरी बॉस, मुझे और मेरी जीएफ को ही पता है। मोना जो विशाल को देख रही थी नम आंखों से, जो उससे नाराज बैठा था, वो अर्जुन की बात सुनकर अपने आंखों से आंसू साफ करके हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ जरूर अर्जुन, वैसे तुम्हारी लिए एक खुशखबरी है मेरे पास। जिसे सुनकर अर्जुन कंफ्यूज होकर मोना को देखता है तो मोना बोली, वो मैंने कविता के इलाज की सारी फीस जमा कर दी है हॉस्पिटल में, और अब आप जाकर बस ऑपरेशन की डेट पूछना डॉक्टर शर्म से। जिसे सुनकर अर्जुन का मुंह खोला रह जाता है। वो तो बस अपनी जीएफ का नाम पूछने वाला था, मोना ने उसे सब कुछ बता दिया और उसने कविता के इलाज के फीस जमा कर दी। 2 करोड़ कब, कैसे? अर्जुन ये सोच रहा था तभी मोना बोली, सॉरी मैं अभी कविता से मिलने तो नहीं जा वही, क्योंकि जब से खुद हॉस्पिटल से आई हूं तब से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, पर मैंने राहुल को बोल दिया था तो उसने ने ये काम किया है। मोना दुखी थी कि वो ये काम नहीं कर पाई, उसे कविता से मिलकर उसे बताना था कि उसका अर्जुन को वो लेकर आएगी जल्दी, उसके पास टाइम ही नहीं मिला उसे। मोना ये सोच ही रही थी तभी अर्जुन नीचे घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों को पकड़कर बोला, तुम ही मेरी बॉस है, उनके अलावा और कोई इतना बड़ा काम मेरे लिए कोई कर ही नहीं सकता था। मोना हैरानी होकर अर्जुन को उसके कंधे से पकड़कर बोला, अरे उठ जाओ यार, तुम भी मेरे भाई जैसे हो, और मैंने तुमसे बड़ा किया था मरने से पहले कि मैं बहुत जल्दी बाविता के इलाज के पैसे जमा कर दूंगा अर्जुन, और हो सकता है कि भगवान ने मुझे इसलिए ये शरीर में डालकर दूसरा मौका दिया ताकि मैं तुम्हें तुम्हारी से मिला सकूं और वो भी अपने आंखों से तुम्हें देख सके। मोना की बात सुनकर अर्जुन अपना सिर ऊपर करके नम आंखों से आमे सिर हिलाकर बोला, हाँ बॉस, इसलिए आप आ गई फिर से। अब बारी राघव की थी, जो अपना सवाल करने से पहले ही समझ गया था कि ये उसकी बॉस है, लेकिन उसे कुछ तो पूछना था, इसलिए वो बोला, बॉस मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या आपने मेरी तारा को बताया कि वो चिंता ना करे, मैं उसके पास आ जाऊंगा। राघव की बात सुनकर मोना के चेहरा उदास हो जाता है, जिसे देख राघव बोला, क्या हुआ बॉस, बोलो ना, आप मिली ना उससे? मोना जिसे सुनकर उदास होकर नामे सिर हिलाकर बोली, सॉरी यार, मैं उसके पास भी नहीं जा पाए। जिसे सुनकर राघव के चेहरे पर उदासी सी आ जाती है तभी गाड़ी चला रहा राहुल बोला, लेकिन मैं मिला हुआ तारा भाभी से, वो भी कल ही, जब मैं बॉस के कहने पर एक ऐसी जगह खोज रहा था जहां कोई नहीं आ सके और एक अच्छा सा घर मिल जाए, तब वो मुझे बाजार मिली थी, लेकिन उनकी हालत कुछ थी नहीं लग रही थी और उन्होंने मुझसे ज्यादा बात नहीं की, बस राघव भाई के बारे में पूछकर चली गई थी। राहुल कंफ्यूज होकर बोला। जिसे सुनकर राघव बोला, सच में तुम उससे मिले थे राहुल, और वो कैसी है, कहीं वो रो तो नहीं रही थी मेरे लिए? राघव की बात सुनकर मोना मुस्करा कर बोली, कुछ देर रुक जाओ राघव, फिर तुम चले जाना अपनी तारा के पास। जिसे सुनकर सभी हंसने लगते हैं तो राघव के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, थोड़े शर्म के भाव, जिसे देख अर्जुन राघव के कंधे पर हाथ रख और दूसरे हाथ में उसका चेहरा लेकर बोला, देखो देखो मेरी दुल्हन शर्मा रही है। अर्जुन की बात सुनकर राघव गुस्से से उसे घूर के उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर बोला, दूर हो जा बेशर्म आदमी, और तेरे पास है ना तेरी वाली, तो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? इतना बोल वो बुरा सा मुंह बना लेता है, जिसे देखकर अर्जुन और बाकी लोग हंसने लगते हैं। मोना विशाल को देखती है जो हंस रहा था, लेकिन जब उसकी नजर उस पड़ती है तो विशाल अपना सिर दूसरी तरफ कर लेता है। जिसे देख मोना के चेहरे के मुस्कान चली है। तभी राघव मोना को देखकर बोला,
बॉस, हमें ये तो विश्वास हो गया कि आप ही हमारी बॉस मोना हो, लेकिन ये समझ नहीं आया कि ये सब हुआ कैसे। मतलब आपकी लाश हमने भी देखती थी, तो फिर आप जिंदा कैसे हैं? और आपकी शक्ल के साथ आपकी बॉडी भी चेंज लग रही है, आपकी हाइट थोड़ी कम है, ऐसा क्यों? जिसे सुनकर सभी मोना को देखते हैं तो मोना उन्हें देखकर बोली, क्योंकि ये बॉडी मेरी है, यही नहीं मैं बॉडी अभी तक नास्ट भी हो गई होगी। मोना की बात सुनकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं। बॉस, आप भूत तो नहीं है? राघव कुछ सोचकर बोला और फिर वो अर्जुन के पीछे छुपने लगता है मोना से डर। अर्जुन भी अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मोना को देखने लगता है। केवल विशाल नॉर्मल था और गाड़ी चला रहा राहुल को अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। यह अच्छा है उनकी बॉस भूत है, वाह। मोना गुस्से से राघव और अर्जुन देखकर बोली, तुम्हें मैं भूत लग रही हूँ भूतियो? देखो कैसे गुस्से से घुर रही, बिल्कुल उसी तरह जिसे मूवी में भूतनी होती है। राघव डरते हुए बोला, हाँ, और हमें भूतिया बोल रही है, मतलब हमें भी अपनी गैंग में शामिल करने आई है। अर्जुन भी डर से अपने पैरों को ऊपर रखकर बोला, सीट पर। तुम दोनों पागल हो गई क्या? ये मरना चाहते हो जो बॉस को भूत बोल रहे हैं? राहुल गाड़ी चलते हुए बोला, अर्जुन भाई, मुझे तो लगता है ये भी इसकी गैंग शामिल हो चुका है। विशाल राहुल की बात सुनकर बोला, जिसे सुनकर राहुल अपना सिर पकड़ लेता है। तभी मोना कुर्सी से खड़े होकर दोनों के गाल पर एक एक थापड़ मारकर बोली, अब मुझे भूत बोलकर दिखाओ। अर्जुन और राघव अपने अपने गाल पर हाथ रखकर रोनी सी शकल बनाकर मोना को देखने लगती है, तो मोना उन्हें देख बोली, तुम लोग बस ये कोई भगवान का चमत्कार मानकर मेरा साथ दो, मुझे अपने मौत का बदला लेना है, और अगर कोई नहीं दे सकता है तो वो अभी पीछे हट जाए, क्योंकि मैं जो करने जा रही हूँ उसमें मैं खुद की गारंटी नहीं ले सकती कि मैं बचूंगी या नहीं, इसलिए तुम्हारी भी कोई गारंटी नहीं ले सकती हूँ कि कौन बेचाएगा लास्ट तक, कौन नहीं। मोना की बात सुनकर अर्जुन, राघव और विशाल तीनों एक दूसरे को देखते हैं। क्या तुम्हारी दुश्मनों की लिस्ट में विक्रम भी शामिल है? विशाल मोना को देखकर बोला, अगर मोना ना बोला तो वो उसके साथ नहीं होगा, और हाँ बोला तो वो सबसे पहले उसके साथ खड़ा होगा गोली खाने के लिए। विशाल की बात सुनकर मोना के चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो जाते हैं और वो गुस्से से बोली, वो ही था मुझे गोली मारने वाला, मेरे प्यार की हटा करके तो उसे तो मैं बहुत बुरी और दर्दनाक मौत दूंगी भाई, उसने मेरे विश्वास का गला घोटा है तो वो मेरा दुश्मन क्यों नहीं होगा? मोना की बात सुनकर और उसके आंखों में विक्रम के लिए गुस्सा और नफरत देखकर विशाल गहरी सांस लेकर बोला, ओके, तो मैं तैयार हूं, अगर वो तुम्हारा दुश्मन है तो मैं तैयार हूं तुम्हारा साथ देने के लिए, फिर चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, मैं पीछे नहीं हटने वाला। विशाल की बात सुनकर मोना उसे देखकर मुस्करा देती है। मोना फिर विशाल और राघव को देखती है जो सोच में थे, जिसकी वजह मोना जानती थी, इसलिए वो बोली, तुम लोगों के साथ जबरदस्ती नहीं है। जिसे सुनकर अर्जुन और राघव ना में सिर हिलाकर बोले, नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं बॉस, हम आपके साथ हमेशा है, बस उनकी चिंता है जो हमारे बिना नहीं रह सकते। जिसे सुनकर मोना गहरी सांस लेकर बोली, हाँ, ये भी मेरे पास भी दो इस लोग हैं जो मेरे बिना नहीं जी सकते हैं। मोना आरव और आदित्य के बारे में सोचकर बोली, जो अभी सो रहे होंगे गहरी नींद में। जिसे सुनकर तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन है। मोना को लाइफ में उसका परिवार तो मर चुका था। फिर तभी राहुल बोला, बॉस, आप उस आदमी की बात कर रहे हैं ना जो आपको लेने आया था और आपने उन्हें अपना हस्बैंड बोला था? मोना हाँ में सिर हिलाकर बोली, हाँ, आदित्य ओबरॉय और उनका बेटा आरव। हो तेरी बॉस, आपकी शादी कब हुई? और तो और बच्चा भी हो गया, हमें कब मिला रही है उससे? राघव मुस्कुरा कर बोला, तो मोना उसे मुस्कुरा कर देखकर बोली, जल्दी ही मिला दूंगी। मोना फिर विशाल को देखती है जो कंफ्यूज लग रहा था, तो मोना उसे देखकर बोली, और एक बात, मेरा नाम मोना नहीं है बल्कि प्रिया आदित्य ओबरॉय है। जिसे सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और मोना मुस्कुरा कर बोली, बिल्कुल, मुझे ये बॉडी मिली वो का, मुझे ये बॉडी मिली ये का। मोना दो बार कालदेव बोलने की कोशिश करती है, लेकिन का के आगे वो नहीं बोल पाती है। तभी उसे साइड में कालदेव बेटा हुआ दिखाई देता है और मोना को देखकर बोला, कोशिश भी मत करना बोलने की, बोल नहीं सकती मेरे बारे, और हाँ एक बात, अब फिर किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हें वापस खींच लूंगा इस शरीर से। जिसे सुनकर मोना शॉक हो जाती है। काल देव की बात सुनकर मोना डर जाती है और ना में सिर हिला देता है, जिसे देख काल देव वहां से चला जाता है। उसके जाते हैं मोना सभी से कहती है कि जो राज है उसे राज ही रहने दो और अब सब अपने अपने काम पर जाओ, जिससे मिलना हो हम शाम को मिलते हैं। राहुल ने जो घर लिया सबके लिए, और हाँ, अब तो पुलिस से भागे ही लोग हो तो पुलिस फिर तुम्हारी तलाश करेगी, इसलिए अपने नाम के साथ अपना स्टाइल भी चेंज करो और कम से कम बाहर घूमना।
मोना की बात सुनकर तीनों हाँ में सिर हिला देते हैं और फिर सभी उस गाड़ी में जंगल में छोड़कर शहर आ जाते हैं। मोना जब टाइम देखती है कि अब 5 बजने वाले हैं सुबह के, यानी आदित्य के उठने का टाइम हो गया। वो जिम करता है सुबह सुबह इसलिए उठता, यानी उसे घर पूछना होगा, तो वो सभी को बाय बोलकर जाने लगती है। तो विशाल उसे आवाज लगता है तो मोना पलट कर बोली, जी भाई। विशाल के नजर सभी को देखकर फिर मोना के पास आकर बोला, वो मुझे तेरे पति से मिलना है, मुझे डर है कि तूने फिर से कोई गलत आदमी तो नहीं चुन लिया अपने लिए। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मोना के लिए चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जिन्हें देखकर मोना समझ रही थी कि उसका भाई कितना डर गया उसे लेकर। एक बार उसने खो चुका है मोना की जीत की वजह से कि विक्रम अच्छा लड़का, वो कभी उसे कुछ नहीं होने देगा, लेकिन हुआ क्या, उसने ही उसे मार दिया। और शायद यही वजह है कि इस बार वो आदित्य से मिलना चाहता है और उसे उसकी मनमानी नहीं करने देगा। मोना यही सोच गहरी सांस लेकर बोली, ओके भाई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं आदित्य से बात कर आप दोनों की मीटिंग रखवाती हूँ। और हाँ, वो भले ही मेरा पति, लेकिन विश्वास तो अब मुझे किसी पर नहीं है, फिर चाहे आदित्य ही क्यों ना हो। विशाल मुस्कुरा कर बोला, हाँ मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, चल बाय जा तो उसके पास, लेकिन उस पर हमेशा नजर बनाए रखना, अगर थोड़ा भी लगे ना को वो तुझे नुकसान पहुंचा सकता है तो सीधा मेरे पास आना, मैं उसे फिर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विशाल मोना का चेहरा अपने हाथ में लेकर बोला तो मोना मुस्कुराकर उसके सीने से लगकर बोली, ओके भाई आप चिंता मत कीजिए, अब मैं खुद पर विश्वास करूंगी बस, और किसी पर नहीं। जिसे सुनकर विशाला प्यार से मोना के सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, गुड गर्ल। मोना मुस्कुराकर अपना सिर ऊपर करके फिर विशाल के गाल पर किस करके बोली, थैंक्स भाई मुझे माफ करने के लिए। इतना बोल वो पलट कर चली जाती है। घर का मेन डोर खोलकर विशाल अपने गाल पर हाथ रख मुस्कुरा कर बोला, शैतान लड़की। तभी राहुल की आवाज आई पीछे से उसके कानों में, विशाल भाई ये दोनों तो अपनी अपनी वाली से मिलने जा रहे हैं, आप क्या मेरे साथ घर चल रहे हैं, ये आपकी भी कोई है जिससे मिलने आपको भी जानना हो। राहुल की बात सुनकर विशाल गुस्से में उसकी तरफ पलटकर घूरता है तो राहुल, अर्जुन और राघव तीनों हंसने लगते हैं। फिर विशाल राहुल के साथ चला जाता है और अर्जुन हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और राघव अपने छोटे से घर के लिए, जहां उसकी प्यारी बीबी अकेली होगी कई दिनों से। और इधर मोना तेज कदमों से घर के अंदर आ रही थी। उसे टाइम हो गया यार, उसे डर था कि आदित्य जगह भी गया हो। और घर अंदर सीढ़ियों से जब आरव के रूम आकर देखती है तो लाइट बंद थी, लेकिन बेड पर केवल आरव सो रहा था। इसका मतलब वो ज्यादा लेट हो गई और आदित्य भी गया। ये सोच मोना उदास सा चेहरा बना लेती है और पलटकर आदित्य के रूम में जाने लगती है उससे माफी मांगने के लिए। तभी आदित्य भी जिम जाने के लिए तैयार के अपने रूम से बाहर आ रहा था। मोना जिसे देखकर जिसे ही कुछ बोलने को होती है तो आदित्य उसे पूरी तरह इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ जाने लगता है। और आदित्य को ऐसा करते हुए देख मोना का मुंह खोला का खोला रह जाता है। इस आदमी ने उसे इग्नोर कर दिया देखकर भी। मोना फिर होश में आकर जल्दी से पलटकर सीढ़ियों के पास आकर बोली, आदित्य सॉरी, वो मैं बस। मोना को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले अब, लेकिन आदित्य उसके बात सुनकर नीचे सीढ़ी पर रुक गया था और पलटकर एक तीखी नजर उस पर डालकर बोला, मैंने तुमसे कुछ बोला जो तुम मुझसे बोल रही है, और हाँ अब तुम क्या करती हो, किससे मिलती, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिसे तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है, जिसे तुम्हें भी मेरे होने से फर्क नहीं पड़ता। इतना बोल आदित्य वापस पलटकर तेज कदमों से चला जाता है और मोना बस शौक में खड़ी रहती है। ये आदमी उससे क्या बोलकर चला गया कि उसे अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कहाँ जाती है क्या करती है, उसे उससे कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन क्यों नहीं है, वो उसकी वाइफ है ना, और उसे फर्क नहीं पड़ता तो फिर किसे फर्क पड़ेगा। और क्या उसने उससे नहीं बोला था कि उसे आज रात को जाना है तो वो चली गई, तो इसमें इतना मुंह फुलाने वाली कौन सी बात हो गई थी यार। और वैसे भी उसका काम वो उसे नहीं छोड़ सकती, उसके लिए उसे दूसरा मौका मिला था, फिर चाहे कोई भी उससे नाराज हो जाए वो पीछे नहीं हटने वाली। यही सोच मोना गहरी सांस लेकर बोली, ओके आदित्य ओबरॉय, अब मुझे भी आपसे कोई बात नहीं करनी, मारी नहीं जा रही मैं आपसे बात करने को। इतना बोल अपने आंखों में आए आंसू को साफ करके गुस्से में पलटकर वापस आरव के रूम में जाकर उसे बेड पर आकर आरव को खुद से चिपका कर लेट जाती है और उसके सिर के बालों में हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारा बाप बहुत कमीना है आरव बेटे, मुझे धमकी देकर गया कि उसे अब मुझसे फर्क नहीं पड़ता है कि मैं किसके पास घूमने जाती हूँ और क्यों इतनी रात को गई, तो ठीक है मुझे भी अब उसे आदमी से कोई मतलब नहीं है, बाहर में जाए, मुझे बस अपने बेटे से मतलब। मॉम सिर्फ अब अपने लिटिल बॉय से मतलब रखेगी और किसी से नहीं। इतना बोल मोना आरव के सिर पर किस करके सो जाती है। दूसरी तरफ आदित्य गुम में आकर अपने हाथों की मुट्ठी कस के उन्हें जोर जोर से रबर के बास्केट में मारे जा रहा था। वहां और कोई नहीं था, केवल एक आदमी को छोड़कर जो आदित्य का दोस्त था वो रनिंग कर रहा था। लेकिन आदित्य को इतने गुस्से में देखने लगता है, वो पहली बार उसे इतने गुस्से में देख रहा था।
आदित्य मुंह मारते हुए बस अपने आंखों में आंखें देखे हुए सीन को याद कर रहा था। फ्लैशबैक, फोन के आवाज से आदित्य की नींद राइट 5 बजे खोल गई थी और बेड पर केवल आरव को देख कंफ्यूज हो जाता है कि प्रिया कहाँ गई और वो उठ जर फिर सभी जगह उसे ढूंढता है, लेकिन जब कहीं नहीं दिखाई देता है तो वो जाकर बालकनी में कुर्सी पर बैठ जाता है। इसका मतलब प्रिया ने कहा था कि आज रात जागी तो वो चली गई, जिससे आदित्य को थोड़ा बुरा जरूर लगा, लेकिन उसे विश्वास था कि प्रिया ने उससे वादा किया था कि वो कभी खुद को खतरे में नहीं डालेगी और ना किसी अनजान मर्द के करीब जाएगी, जिस पर आदित्य को बहुत विश्वास था। लेकिन फिर उसकी नज़र घर के बाहर खड़े कुछ लोगों पर जाती है, जहां पहले एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके एक आदमी से बात कर रही थी। आदित्य को उस आदमी का चेहरा तो दिखाई नहीं देता है कि वो लड़की उसके सामने खड़ी थी। आदित्य फिर गौर से देखता है तो वो प्रिया थी। वो उसे दूर से देखकर समझ गया था और कपड़े भी वो पहचान गया था। आदित्य खड़ा होकर बोला, प्रिया इतनी सुबह घर से बाहर किससे मिल रही है? आदित्य के दिमाग में बहुत कुछ चलने लगता है। उसका दिल कह रहा था कि वो सिर्फ अपने दोस्ती से मिल रही होगी, लेकिन ये कौन से दोस्त हैं प्रिया के जिन्हें वो नहीं जानता है? उसका दिमाग बोला, अरे बन गए होगे ना, वैसे भी विश्वास है मुझे अपनी वाइफ, वो कभी मुझे धोखा तो नहीं दे सकती। आदित्य धीरे से बोला, पर ये लोग हैं कौन और प्रिया एक ही आदमी से बात क्यों कर रही है? बाकी तीन पीछे खड़े उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो अपनी प्रिया पर शक नहीं कर रहा था, बस जानना चाहता था कि वे लोग कौन हैं जिन्हें वो भी नहीं जानता है। आदित्य ये सोच ही रहा था तभी वो देखता है कि प्रिया उस आदमी से सीने से चिपक गई, जिसे देख आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और उसके हाथों की मुट्ठी कस जाती है और आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। वो आदमी का चेहरा आदित्य के सामने आ गया था, अब जिससे वो कभी नहीं मिला। देखने में अच्छा तो था, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं था। फिर ऐसा क्या देख गया प्रिया को इसमें कि उसने उसे धोखा दिया? उसके वजह से आदित्य आंखों में आंसू भी आ गए थे। तभी वो देखता है कि वो आदित्य प्यार से उसकी वाइफ के सिर पर हाथ फेर रहा था, जिसे देख तो आदित्य को और गुस्सा आने लगता है। और ये क्या कम था, फिर लास्ट में ये भी देख लेता है कि प्रिया उस आदमी के गाल पर किस कर दिया था, जिसे देखकर आदित्य 2 कदम पीछे हो जाता है और उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जो देख रहा है क्या वो सही है या वो कोई सपना देख रहा है। आदित्य फिर प्रिया को पलटता देखता है तो आदित्य भी पलटकर अपने आंखों में आए आंसू साफ कर लेता है और कुछ सोचकर गहरी सांस लेता है। तो ये बजे थी तभी प्रिया उससे दूर दूर रहने लगी थी। उसकी लाइफ में और कोई आ चुका है तो ठीक है प्रिया, अब तुम भी मेरी नफरत और गुस्सा देखना। पहल तुम्हें मुझसे फर्क नहीं पड़ता था ना, अब देखना मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम्हें आदित्य ओबरॉय को धोखे देने की सजा तो मिलेगी। तुमने मेरा नहीं मेरे बेटे आरव का विश्वास तोड़ा है, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया प्रिया, सब कुछ। इतना बोल वो रूम में आकर तैयार हो जिम जाने के लिए फिर रूम से बाहर आ जाता है। आदित्य ये सोच ही रहा था तभी उसका दोस्त उसके पास आकर बोला, भाई बस कर, इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता है। और ऐसा क्या हो गया सुबह सुबह जो तू इतने में गुस्से में? लेकिन आदित्य उसका हाथ अपने कंधे से हटाकर बोला, कुछ नहीं हुआ, तू जा। कुछ तो भाई, क्या भाभी से झगड़ा हुआ तेरा? जिसे सुनकर आदित्य उसे घुरे के देखता है और वहां से चला जाता है और उसका दोस्त उसे देखकर गहरी सांस लेकर बोला, पता नहीं इस आज क्या हो गया है। सुबह के 9 बजे आदित्य आरव को लेकर स्कूल छोड़ने के लिए और खुद ऑफिस जाने के लिए कार चालू करके आरव को देखता है तो आरव आज आगे सीट पर बैठा था। आज उसे उसकी मॉम उसे स्कूल छोड़ने नहीं जा रही थी, इसलिए उदास था। आदित्य फिर गहरी सांस लेकर धीरे से कार को आगे बढ़ा देता है। तभी घर का डोर खोलकर मोना भागते हुए आते हुए बोली, मेरे लिए रोक जाओ प्लीज। जिसे सुनकर आरव जल्दी से पीछे देखता है तो अपनी मॉम को आता हुआ देखकर आरव आदित्य से बोला, डैडी कार रोको, मॉम आ रही है। आदित्य भी आईने से मोना को देख रहा था, लेकिन फिर भी कार नहीं रोकता है। आरव गुस्से से आदित्य को देखता है और फिर अपने साइड का शीशा नीचे करके अपनी मॉम को देखकर हाथ के इशारे से बोला, मम्मा जल्दी आओ ना। जिसे सुनकर मोना हाथ दिखाती है कि आदित्य कार रोक दे, लेकिन आदित्य उसे और उसके हाथ को इग्नोर करके कार को और तेज कर वहां से ले जाता है। मोना थक कर वही रुक गुस्से से कार को जाते हुए देखने लगती है। साला खड़ूस आदमी, इतना भी क्या गुस्सा है कि मेरे लिए रोका भी नहीं, अब मैं क्या करूं? तभी उसके आगे एक ब्लैक रंग की कार आकर रुकती है और उसका आगे का शीशा नीचे होता है तो मोना देखती है कि उसमें एक लड़की और एक लड़का बैठा था। उन दोनों को देख मोना के चेहरे के भाव एकदम से चेंज हो जाते हैं। लड़की राशि थी और लड़का विनोद, जो कार ड्राइविंग सीट पर बैठा था। जिन्हें देख मोना के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। ये दोनों वे ही हैं जिनके साथ मोना का काम करती थी और इन्होंने उसका साथ ना देकर विक्रम का साथ दिया। इन्हें भी मरना होगा, हाँ वो भी जल्द ही। मोना ये सोच ही रही थी तभी राशि बिना मोना के हाथों और चेहरे के भाव पर ध्यान दिए बोली,
मैडम क्या आपको कहीं जाना है? अगर जाना है तो हम आपको ड्रॉप कर देंगे। जिसे सुनकर मोना अपने सोच से बाहर आकर मुस्करा कर बोली, थैंक्स, चलो फिर। इतना बोल मोना तेजी से उनके कार में पीछे बैठ जाती है और वे दोनों बस देखते रह जाते हैं। वाह क्या लड़की है, ये तो इतनी जल्दी उनके जाल में फंस गई, ये क्या एजेंट बनेगी रहे। राशि और विशाल यही सोच बुरा सा मोह लेते, केवल लड़ने से कुछ नहीं होता है, एजेंट बनने के लिए उससे ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, इस कोई भी पागल बना देगा। दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं और ना में सिर हिला देते हैं। तभी मोना जो पीछे बैठी थी वो बोली, अरे चलो ना यार, मुझे उस कार का पीछे ले चलो जो अभी गई है वाइट वाली। जिसे सुनकर विनोद हाँ में सिर हिलाकर कार आगे बढ़ा देता है। अरे और तेज भागो, उस खड़ी में मेरा बच्चा है जिसे एक आदमी लेकर जा रहा है किडनैप करके। जिसे सुनकर विनोद और राशि शौक होकर एक दूसरे को देखते हैं। मैडम आप शादीशुदा हो और आपका बच्चा भी है? जिसे मोना कंफ्यूज होकर बोली, हाँ तो क्या हुआ, क्या मैंने कोई अपराध किया है? और तुम कार तेज चलो ना, क्या तुम्हें कार ड्राइव करनी नहीं आती? वो कार कितने आगे है, अभी देखो, मुझे देख भी नहीं। मोना पहल राशि को जवाब देती है उसके बात का और फिर गुस्से से विनोद को देख तो बात उसे सुनती है और आखिर में सामने देखकर बोली। जिसे सुनकर विनोद का मुंह खोला का खोला रह जाता है, पहली बार किसी लड़की ने उसे इतना कुछ बोल दिया और वो कुछ नहीं बोल पाया। राशि भी हैरान थी लेकिन उसे हंसी भी आ रही थी विनोद को देखकर, जो गुस्से में अब कार की स्पीड बढ़ा देता है। राशि फिर मोना को देखकर बोली, सॉरी मैडम, लेकिन हमने आपको फाइट करते हुए देखा था, इसलिए हमें थोड़ी हैरानी हुई कि आप शादीशुदा हैं और आपका बच्चा भी। जिसे सुनकर मोना उसे घूर के देखकर बोली, अच्छा तो ऐसा कहाँ लिखा है कि फाइट करने वाली लड़की मां नहीं हो सकती? मोना की बात सुनकर राशि का भी मुंह खोला रह जाता है। क्या ये लड़की, एक तो वे लोग इसकी मदद कर रहे हैं और ये उनसे इस तरह बात कर रही है। नहीं, इस लड़की को अगर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया तो पक्का इससे उसकी लड़ी होगी। राशि ये सोचती तभी एक मोना को आदित्य की कार दिखाई देती है तो वो खुश होकर ताली बजाते हुए बोली, हाँ हाँ वो रही कार, देख गई, चलो उसके पास ले चलो, मुझे अपने बच्चे को बचाना है, चलो ड्राइवर। इस लड़की को पागलों जैसा व्यवहार करता हुआ देखकर राशि और विनोद पहले ही हैरान थे, ऊपर से उसने विनोद को ड्राइवर भी बोल दिया। जिसे सुनकर विनोद का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और राशि जिसे देखकर हंसने को होती है तो विनोद उसे आंखें दिखा देता है। ये लड़की कम दिमाग की पागल भी है, इस हम अपने टीम में कैसे शामिल कर सकते हैं? विनोद इशारे में बोला तो राशि बोली, जी विनोद सर, ये लड़की हमारे काम की नहीं है, शायद बिग बॉस को कोई गलत फहमी हुई है, हमें इस बारे में विक्रम सर से बात करनी होगी, तभी इसके जाना ठीक होगा अपने साथ। विनोद हाँ में सिर हिला देता, इन दोनों को क्या लग रहा है कि मुझे इशारों की भाषा समझ नहीं आती? अरे मैं नहीं, तुम लोग कम दिमाग के हो, मोना को उसकी मर्जी के बिना अपने साथ ले जाने की दम किसी में नहीं है। तभी कार आदित्य के कार के साथ में आ जाती है तो मोना खुश होकर पहले डोर का शीशा नीचे करके फिर आरव को देखकर हाथ हिलाते हुए बोली, आरव मैं आ गई तुम्हारे पास, देखो। जिसे सुनकर राशि और विनोद पहले इस पागल लड़की को देखते हैं और फिर कार चला रहे आदमी और उसके पास बैठे बच्चे को, जो इस पागल को देखकर खुशी से हाथ हिला रहा था और वो आदमी के चेहरे पर गुस्से और हैरानी के भाव थे, यानी हो सकता है कि ये आदमी सच में इस पागल लड़के के बच्चे को किडनैप करके ले जा रहा हो। वे लोग सोच रहे थे तब तक तो मोना उनके कार का डोर खोलकर आदित्य की कार का डोर खोलकर उसमें चली जाती है और बाकी सब बस देखते ही रह जाते हैं और मोना कार डोर बंद कर राशि और विनोद को हाथ से बाय करती है मुस्कुराते हुए। विनोद और राशि अपना मुंह खोले देखते ही रह जाते हैं कि अभी अभी क्या हुआ, जिसे वो पागल समझ रहे थे वो उन्हें पागल बनाकर चली गई। आरव जो अपना मुंह खोले ये देख रहा था वो अपनी मॉम को देखकर बोला शौक में ही, मॉम ये अपने कैसे किया? जिसे सुनकर मोना अपने दोनों हाथ फैलाकर बोली, सब तेरे लिए मेरे बेटे, आजा। जिसे सुनकर आरव मुस्कुराकर आगे सीट से पीछे सीट पर आकर मोना की गोद में बैठ जाता है। तभी मोना की कानों में आदित्य के गुस्से भरी आवाज आती है, ये क्या था प्रिया, अगर तुम्हें लग जाती तो क्या तुम्हें थोड़ी भी खुद को चिंता नहीं है? जिसे सुनकर मोना और आरव आदित्य को देखते हैं तो मोना बुरा सा मुंह बनाकर बोली, हाँ तो मैं क्या करती, आप मेरे बेटे को मुझसे दूर ले जा रहे थे और कार भी नहीं रोक रहे थे मेरे लिए। जिसे सुनकर आदित्य बोला, मैं उसे तुमसे दूर नहीं बल्कि स्कूल ले जा रहा था, और तुम क्या करोगी हमारे साथ आकर? मैं ऑफिस जाऊंगा और आरव स्कूल तुम्हें कहाँ जाना है? आदित्य की बात सुनकर मोना बोली, वो मुझे भी एक काम था इसलिए बस साथ जाने के लिए आ रही थी, और आप भी इसे क्यों नाराज हो कि मेरे लिए कार भी नहीं रोकी? वो तो भला हो उस कार वालों का।
इतना बोल बोल मोना विनोद और राशि की कार देखती है तो वो अब उसे नहीं देखती है तो वो कंफ्यूज आसपास देखने लगती है। लेकिन उसकी बात सुनकर आदित्य बोला, मुझे सब पता तुम किससे मिलती हो और उसके पास जाने के लिए तुम्हें हमारी साथ ही आना है। आदित्य यही सोच रहा था कि जब कोई किसी को धोखा देता है तो वो चुप चुप करता है ना, फिर ये क्या यार, मतलब अपने आशिक से मिलते के लिए वो उससे चुप कर दूर की बात उसके साथ ही जाना चाहती हो क्या, इस थोड़ा भी डर नहीं मेरा। आदित्य ये सोच ही रहा था तभी मोना उसे घूर के बोली, मतलब क्या तुम्हारे कहने का आदित्य ओब्रॉय। जिसे सुनकर आदित्य कुछ बोलता तभी आरव अपने छोटे छोटे हाथों से मोना गाल छूकर बोला, मॉम डैड का मतलब है कि आप किसी से मिलने जाती है उनके पीठ पीछे, यानी वो आप शक करते हैं। आरव की बात सुनकर आदित्य और मोना शौक होकर एक दूसरे को देखते हैं। ये उनका छोटा शैतान को सब पता है कि उसके डैड आदित्य उसकी मम्मा पर शक कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मेरी मम्मा कितनी अच्छी है, वो कभी मेरे डैड को धोखा नहीं दे सकती है और आप चिंता मत करो, आरव को अपने मम्मा पर पूरा विश्वास है, बस डैड है बुरे हैं। इतना बोल अपने छोटे चेहरे पर गुस्से वाले भाव लाकर आदित्य को घूर के देखकर बोला, खबरदार डैडू, अगर आपने मेरे मम्मा पर थोड़ा भी शक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं और मम्मा आपको छोड़कर चले जाएंगे। जिसे सुनकर आदित्य उसे गुस्से से घूरता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा मुंह बनाकर मोना से चिपक जाता है। मोना जो आरव की बात शौक में थी वो पहले आदित्य को देखती है जो अपने बेटे की धमकी से डरा हुआ लग रहा था। आरव को शायद पता कि आदित्य को कैसे डरा जाता है। हाँ, अब मोना को प्रिया की याद में ये दिखाई देता है कि जब जब आदित्य और प्रिया की लड़ाई हुई है तब तब प्रिया ने आरव को गोद में उठाकर आदित्य को घर छोड़ने धमकी दी थी, तो वो चिढ़ते हुए उसे रोकने लगा था, यानी ये आदमी सिर्फ इससे डरता है। मोना यही सोच रोनी सी शकल बनाकर आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, हाँ मेरे बेटे, इस आदमी के पास रहने से अच्छा है कि हम लोग चले जाए यहाँ से। इतना बोल वो रोने का नाटक भी करने लगती है, लेकिन उसके आंसू नहीं आ रहे थे। ये बड़ी प्रॉब्लम थी मोना के लिए, उसने कभी ये रूठना मनाना नहीं सीखा विक्रम के साथ, तो उसे नहीं आता, वो ज्यादा समय काम की बात करते थे। मोना यही सोच फिर मन में अपने दिल से बोली, प्रिया प्लीज यार हेल्प करो ना, मेरे आंखों में आंसू लेकर आओ, तुम कर सकती हो, तुम्हें आदत थी। जिसे सुनकर मोना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, यानी इसने मना कर दिया कि वो नहीं करेगी, और इसकी वजह मोना को पता था कि उसने उस दिन उसे धमकी दी थी कि अगर उसने उसे परेशान किया आदित्य के लिए तो वो अपना दिल चेंज करा लेगी। जिसे याद कर मोना फिर से बोली, अच्छा बाबा सॉरी, वो मैंने ऐसा ही बोला था, भला मैं क्यों तुम्हें खुद से दूर करूंगी, और अब मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें नहीं रोकने वाली, तुम आदित्य के लिए कुछ भी सकती हो बस। जिसे सुनकर मोना के दिल में दर्द होता है, जिसके वजह से उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। आदित्य मोना को रोता देखकर सोच में पड़ जाता है कि क्या उसने दिखा, वो उसके आंखों का कोई भ्रम था, यह अब प्रिया रोने का नाटक भी करने लगी किसी और के लिए। आदित्य ये सोच रहा था तभी आरव मोना के आंखों से आंसू साफ करके बोला, मम्मा आप रो मत, अगर डैड ने आपको परेशान किया तो मैं कभी उनसे पक्का। इतना बोल उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं तो मोना उसे अपने गले लगा कर बोली, नहीं बेटे, इसकी जरूरत नहीं है, आपकी मम्मा कभी नहीं चाहेगी कि आप अपने डैड से बात ना करें नाराज होकर, और आप चिंता ना करो, मम्मा बिल्कुल भी परेशान नहीं है और वो आपके डैडी को मना लेगी, ठीक है। जिसे सुनकर आरव बोला, ओके मम्मा, आरव नहीं है डैडी से नाराज। मोना जिसे सुनकर आदित्य को देखती है जो उन्हें ही देख रहा था, शायद उन्हें इस तरह की बात आरव के सामने नहीं करनी चाहिए, उसका दिमाग अभी इन सब के झेलने को तैयार नहीं है, वो छोटा है। कार फिर थोड़ी देर में आरव के स्कूल के आगे रुकती है तो मोना आरव को प्यार से समझाकर उसे भेजती है कि वो बिल्कुल भी उसकी चिंता ना कर, वो ठीक है। और आरव के जाने के बाद मोना और आदित्य एक दूसरे को देखने लगते हैं। मोना आदित्य को देख बोली, मुझे नहीं पता कि आपको क्या गलतफहमी हुई आदित्य, लेकिन अगर आप मुझे नहीं बता सकते मेरी गलती तो कम दे कम मेरे बेटे के आगे ऐसी मत किया करो, मैं आपको समझा रही है, ये सब उसके लिए सही नहीं है। इतना बोल मोना डोर खोल बाहर जाने लगती है तो आदित्य बोला, कोई गलत फहमी नहीं हुई है मुझे प्रिया, और हाँ मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहता था, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। जिसे सुनकर मोना कंफ्यूज होकर आदित्य को देखकर बोली, मतलब क्या आपके कहने का, और हाँ ऐसा नहीं कि मैंने जाने से पहले आपको बोला नहीं था, और मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं जो करना चाहती हूँ या कर रही हूँ उसमें आप बीच में नए आ तो अच्छा है। इतना बोल फिर से डोर खुलने लगती है तो आदित्य बोला, कहाँ जा रही हो, अपने उस आशिक से मिलने जिसे मेरे पीठ पीछे गले लगती हो और किसे भी करती हो। आदित्य की बात सुनकर मोना हैरान होकर उसे देखने लगती है तो आदित्य अपने चेहरे पर फेंकी मुस्कान लाकर बोला, क्या हुआ, चोरी पकड़ी गई, तुमने क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा, या मैं भी आरव की तरह बच्चा हूं जिसे तुम पागल बना रही हो अपनी बातों से।
आदित्य की बात सुनकर मोना घूर के उसे देखकर बोली, तुम सच में पागल हो आदित्य, और कितना शक कर रहे हो बिना सच जाने। अच्छा है तो रहो गलत फहमी में कि मैंने उसके गले क्यों लगी और उसे गाल पर किस भी क्यों किया, क्या रिश्ता मेरा उससे ठीक। इतना बोल मोना गुस्से में डोर खोलकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है। आदित्य मोना की बात सुनकर और उसे गुस्से में जाते हुए देखकर बोला, ये लड़की उल्टा मुझे दो बातें सुना कर चली गई, जबकि गलती इसने की फिर क्यों। इतना बोल वो एक जोर का मुक्का डोर में मारकर डोर खोलकर बाहर आया है तो देखता है कि प्रिया टैक्सी रोकने के लिए खड़ी है, जिसे देख आदित्य अपने दांत पीसते हुए बोला, क्या ये पागल है, जब मेरी कार है तो ये क्यों टैक्सी में जाना चाहती है, क्या मैं इस छोड़ नहीं सकता हूं जहां इस जाना है। इतना बोल आदित्य मोना के पास आने लगता है तो मोना उसे देख दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें जहां जाना है। आदित्य मोना को अपनी कार की तारीफ इशारा करके बोला, नो थैंक्स मिस्टर, मैं टैक्सी ले लूंगी और आपके साथ मुझे नहीं जाना है, वैसे भी आप तो मुझे ले जाना नहीं चाहते थे ना। मोना घूरे के आदित्य को देखकर बोला, वो सब छोड़ो, चलो अब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बोलो कहाँ जाना है तुम्हें। आदित्य मोना को देख ही बोला, तो मोना चिढ़ते हुए बोली, जहां में चलो क्या। जिसे सुनकर आदित्य उसे हैरानी से देखने लगता है तो मोना उसे इग्नोर कर एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठने लगती है। तो आदित्य उस टैक्सी ड्राइवर को आंखें दिखाकर ना में इशारा करता है तो वो टैक्सी ड्राइवर मोना को रोकते हुए बोला, सॉरी मैडम, मैं उस तरफ नहीं जा रहा हूँ। इतना बोल वो अपनी टैक्सी को पीछे मूड कर चला जाता है तो मोना घूर के आदित्य को देखती है तो आदित्य अपने हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ पता है आप कितने भूले और सीधे हो, शैतान आदमी, मुझसे दूर रहो आप, क्योंकि मेरा किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा है। जिसे सुनकर आदित्य मोना को गुस्से से देखकर अपने दांत पीसते हुए बोला, ये क्या बकबस कर रही हो तुम प्रिया, और अब मुझे सच में गुस्सा आ रहा है, चलो चुपचाप जाकर गाड़ी में बैठ जाओ वरना। मोना आदित्य को घूर के देखकर बोली, वरना तुम क्या कर लोगे। आदित्य ओबरोए, बहुत कुछ कर सकता हूं, अभी तुमने मेरी पावर देखी कहाँ है। जिसे सुनकर मोना दूसरी तरफ मुंह करके बोली, कुछ नहीं कर सकते और तुम जाओ ना यार, मुझे कुछ काम है यार, और वैसे भी तुम्हें लेट। वो इतना ही बोल पाई थी कि आदित्य उसके पास आकर उसे पकड़कर बाहों में उठा लेता है और पलटकर उसे लेकर कार की तरफ ले जाने लगता है तेज कदमों से। जिसे देख मोना जो शौक में थी वो अपने शौक से बाहर आकर उसके सीने पर मुक्का मारते हुए बोली, आदित्य छोड़ो मुझे यार, मुझे नहीं जाना है तुम्हारे साथ, तुम घटिया आदमी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, मरना चाहते हो क्या, मेरा एक मुक्का नहीं झेल सकते तुम, भूल गई मैंने एक मौके में उसे रॉकी भाई को मार दिया था, तो मुझसे पंगा मत लो, मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन आदित्य उसकी बातों और उसके हाथ के मुक्कों को इग्नोर कर कार का डोर खोलकर उसे उसमें बैठा कर सीट बेल्ट लगाने लगता है तो मोना गुस्से में किसी जंगली बिल्ली की तरह उसके हाथ में काट लेती है। आदित्य दर्द में चीख कर बोला और अपनी बीवी को देखता है जो सीट बेल्ट खोल रही थी। ये देख आदित्य गुस्से में नीचे झुककर उसके होठों पर अपने होंठ रख उसे किस करने लगता है। फोर्सफुली मोना की तो आंखों बड़ी बड़ी हो गई थी और अब वो कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि ये उसकी कमजोरी बन गई कि वो आदित्य उस समय दूर नहीं कर सकती जब वो उसे किस कर रहा था। और ये सब प्रिया के वजह से होता है जो खुशी में जोर जोर से धड़कने लगी थी उसके सीने में। आदित्य प्रिया को शांत देखकर उससे दूर होकर उसके आंखों में देखकर बोला, मेरी जंगली बिल्ली, अब तुमने फिर से मुझे काटने की कोशिश की या भगाने की भी कोशिश की तो मैं कार में शुरू हो करूंगा तुम्हारे साथ, फिर मत कहना कि मैंने गलत क्या तुम्हारे साथ या बोला नहीं करने से पहले। आदित्य की बात सुनकर मोना शौक होकर उसे देखने लगती है और फिर जल्दी जल्दी नामे सिर हिलाने लगती है तो आदित्य के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कान आ जाती है और हल्का सा मोना के होठों पर किस करके बोला, गुड गर्ल, अब चुपचाप बैठी रहो। मोना किसी छोटी बच्ची की तरह हाँ में सिर हिला देती है, क्योंकि आदित्य का उसे थोड़ा भी भरोसा नहीं था। वो दिन में ही कार में शुरू हो गया तो नहीं, इससे अच्छा है वो चुपचाप इसके साथ चली जाए। आदित्य प्रिया को ऐसा करते हुए देखकर मुस्कुरा कर डोर बंद करके अपने साइड का डोर खोल कर बैठ जाता है और फिर एक नजर अपनी गुस्सैल वाइफ को देखता है जो उसके देखने पर दूसरी तरफ मुंह कर लिया था। और ये देखकर आदित्य का फिर उसे प्यार करने का मन करता है, लेकिन आदित्य खुद को कंट्रोल कर कार को आगे बढ़ाकर बोला, अच्छा बताओ मुझे तुम्हें कहाँ जाना है ताकि मैं तुम्हें छोड़कर अपने ऑफिस जा सकूं, मुझे लेट हो रहा है। आदित्य की बात सुनकर मोना अभी भी उसे नहीं देखती है तो आदित्य गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा बाबा सॉरी, मैंने तुम्हें पार शक किया, लेकिन मैंने जो देखा था वो कोई भी देखता अपनी वाइफ को किसी और मर्द के साथ वो ऐसा ही करता, शायद इससे बुरा मैंने तो फिर तुम्हें कुछ नहीं बोला। जिसे सुनकर मोना उसके तरफ सिर मूड कर बोली, आप ना सीधे बनने की कोशिश मत किया करो, मुझे इतना परेशान करके बोल रहे हो कि मैंने क्या किया। हाँ तो तुमने किया, उसका क्या तुम्हें मुझे क्लियर नहीं करना चाहिए था कि वो आदमी कौन है।
जिसे सुनकर मोना बोली, आपने मुझसे पूछा था उसके बारे में, आप तो सीधा गुस्सा होकर बैठ गए। आदित्य, तो मुझे क्या सपने हो रहे थे कि आपको गलत फहमी हुई है मेरे भाई को लेकर। आदित्य मोना की बात का जवाब देने ही वाला था, लेकिन उसकी लास्ट बात सुनकर एकदम कार के ब्रेक लगाकर बोला, क्या वो तुम्हारा भाई था? लेकिन कब बना? और मुझे तो पता ही नहीं उसके बारे में। वो विशाल भाई है और हम भाई बहन हैं, बस आप इतना जान लो आदित्य। और आपने मुझ पर शक किया, वो भी मेरे भाई के साथ देखकर। इतना बोल उसके आंखों में नमी आ जाती है और इस बार उसने प्रिया से मदद नहीं ली रोने के लिए, बल्कि उसे सच में बुरा लगा कि आदित्य ने उस पर इसलिए शक किया क्योंकि वो अपने भाई के गले लगे हुए थी और उसने उसे के गाल पर किस भी किया था। आदित्य प्रिया की बात सुनकर और उसके आंखों में आंसू देख उसे एहसास हुआ कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है अनजाने में। और यही सोच आदित्य अपनी आंखें बंद कर लेता है और मोना उसे नम आंखों से देखे जा रही थी, तो आदित्य वापस अपनी आंखें खोलकर फिर अपना सीट बेल्ट खोलकर मोना की तरफ झुककर उसके आंखों से आंसू साफ करने वाला होता है, तो मोना अपना चेहरा दूसरी तरफ मूड लेती है, लेकिन आदित्य उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसे अपने तरफ मूड कर उसके आंसू साफ करके बोला, अच्छा सॉरी यार, मुझसे सच में गलती हुई है, मुझ तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करता है, तुम किसी और के इतने करीब देखकर मैं सोचने समझने की शक्ति भूल चुका था। मेरे दिमाग में बस वही सीन चल रहा था, तब उस लड़के यानी तुम्हारे भाई को गाल पर किस कर रही थी, इसलिए ये सब हुआ। आदित्य की बात सुनकर और उसे ऐसा करते हुए देखकर मोना उसके हाथों को अपने गाल से दूर करके बोली, लेकिन वो मेरा भाई था आदित्य, भला मैं उनके साथ छी? आप इतना गंदा सोच भी कैसे सकते हैं हमारे बारे में? और मैंने आपको बोला था ना कि मैं कभी किसी गैर मर्द के करीब नहीं जाऊंगी, तो आपको मुझ पर विश्वास रखना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, अपने भाई बहन के रिश्ते पर ही सवाल खड़ा कर दिया। लेकिन मुझे पता थोड़ी था कि वो आपका भाई है यार, मैं तो बस। आदित्य थोड़ा चिढ़ते हुए बोला, क्योंकि उससे अनजाने में गलती हुई थी, वो वैसे थोड़ी कभी उस पर शक करता है। तभी मोना अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, रहने दीजिए, आपसे नहीं होगा, आप अभी भी गुस्से में माफी मांग रहे हैं। आदित्य, मुझे अब आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। इतना बोल वो सीट बेल्ट खोलकर जाने लगती है, तो आदित्य फिर एकदम से उसका चेहरा पकड़कर उसे अपने तरफ मूड उसे किस करने लगता है, तो मोना के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है। पहले उसके सीन पर हाथ रखकर, फिर जब आदित्य की पकड़ उस कस जाती है तो वो नहीं कर पाती उसे खुद से दूर, पर वो इस बार उसे बदले में किस करती है जो उसने अभी तक नहीं किया था। लेकिन इस समय उसे जाने क्या हुआ, वो नहीं रोक पाई उसे किस करने से, यह जानकर भी कि वो आदित्य से प्यार नहीं करती और ना आदित्य उसे प्यार करता है, बल्कि आदित्य ये सब प्रिया के साथ कर रहा था, ना कि मोना के साथ। और यही वजह थी कि मोना के दिल में दर्द होता है, शायद प्रिया को मोना का ऐसा करना पसंद नहीं आया। मोना अपने दिल पर हाथ रखकर आदित्य का चेहरा दूर करके बोली, आदित्य, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज दूर रहो थोड़ा। आदित्य जो प्रिया को किस करने में खोया हुआ था, जब उसे ऐसा करते हुए देखता है तो उसे प्रिया के चेहरे पर दर्द की लकीरें दिखाई देता है। प्रिया, क्या हुआ? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे बताओ। आदित्य प्रिया का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, जिसकी आंखें बंद हो रही थी। वो फिर प्रिया को अपने दिल पर हाथ रखे हुए देखता है तो वो उसके दिल पर हाथ रख देता है, उसका हाथ हटाकर, और नम आंखों से उसे देखने लगता है। तो प्रिया यानी मोना का दिल नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि वो आदित्य के आंखों में आंसू नहीं देख सकती थी, कुछ भी हो जाए। मोना को आराम मिलने लगता है तो लंबी गहरी सांस लेकर आदित्य के आंखों में आंसू देखकर बोली, आदित्य, मैं ठीक, आप रो मत प्लीज। इतना बोल वो उसके आंखों में से आंसू साफ करके लेती है और फिर मन बोली, सॉरी प्रिया, मुझसे वो सब गलती से हुआ था, मैं शायद जाना ही भावनाओं में बह गई थी और ये भूल गई थी कि आदित्य तुम्हारा पति है, मेरा नहीं, और वो तुम्हारी बॉडी के साथ कुछ भी कर सकता है, लेकिन बदले में उसे प्यार नहीं कर सकती हूँ। मोना की बात सुनकर उसका दिल वापस पहले जैसा होकर धड़कने लगता है। तभी आदित्य बोला, लेकिन तुम्हें क्या हुआ था एकदम? क्या हम डॉक्टर के पास चलना चाहिए? आदित्य परेशान होकर बोला, तो मोना हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, वो शायद ज्यादा किस करने के वजह से हुआ होगा, मैं अभी कोमा से उठी हूं ना, इसलिए ज्यादा समय तक अपनी सांस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। मोना की बात सुनकर आदित्य थोड़ा सोचकर बोला, तारांकन, अगर ऐसा है तो मैं अब तुम्हें कभी किस नहीं करूंगा। प्रिया, मेरे लिए तुम बहुत जरूरी हो, ये सब नहीं। आदित्य फिर से नम आंखों से बोला। मोना का चेहरा अपने हाथ में लेकर वो सच में बहुत डर गया था। एक पल के लिए उसे लगा था कि वो अपनी प्रिया को खो देगा और यही वजह थी कि वो अब उसे कभी किस करने की मना कर रहा था। जिसे सुनकर मोना हैरान थी, क्या ये आदमी इस सब के बिना रह भी पाएगा जो हर थोड़ी देर में उसे किस करने लगता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।